नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। और आज हैं हम अपने सेशन नंबर 15 में। सेशन नंबर 15 है ये नेटवर्क ऑटोमेशन फ्रॉम स्क्रैच का। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं। शुरुआत होगी हमारी वहीं से जहाँ से हम लगभग हर एक सेशन में करते हैं। पूरे कोर्स के पर्सपेक्टिव में, पाइथन के पर्सपेक्टिव में अभी हम कहाँ पर हैं। आज हम थोड़ा सा वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स की बात करेंगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। और आपको शायद मैथमेटिक्स की याद आ जाएगी जो आपने 8th 9th 10th में पढ़ा था। और वैसे ही समझेंगे, बहुत आसान तरीके से समझेंगे। डो नॉट वरी अबाउट अबाउट इट। वेरिएबल्स की बात करेंगे फिर आज हम। वेरिएबल्स अगर मैं आपको याद दिलाऊं, वही 10th क्लास में जब हम बोलते थे कि लेट्स अज्यूम द फादर्स एज इज एक्स एंड द सन्स एज इज वाई, राइट। तो ये जो एक्स और वाई थे, एक्चुअल में ये वेरिएबल्स ही थे। और कई लोगों को तो यहीं से मैथ्स में बड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती थी कि यार एक्स एंड वाई कहाँ से आ गए। बट बिलीव मी, इतना मुश्किल है नहीं। आज हम इन सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा से पढ़ेंगे। 8th 9th के शायद मैथमेटिक्स की बात कर रहे होंगे दोबारा से। बट ये बहुत आसान रहने वाला है। फिर हम ये जो वैल्यूज पढ़ेंगे, राइट, इन पर क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, इनकी भी बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट की। अच्छा, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मैं आज की क्लास में ही आपको पाइथन के सारे डेटा टाइप्स बता दूंगा या फिर हम सारे के सारे ऑपरेशंस कवर कर लेंगे। वो तो पॉसिबल नहीं है, राइट। और एक्चुअल में हमें पूरा सब कुछ कवर करने की जरूरत भी नहीं है। हमें तो जितना चाहिए होगा उतना सीखेंगे। और बाकी का जितना ज्यादा आपको चाहिए आप भी सीख सकते हैं। फंडामेंटल्स हमारे बन रहे होंगे। हम हर एक चीज को फंडामेंटली जानने की कोशिश कर रहे होंगे, राइट। तो आज की क्लास का सही बताऊं तो मेन एम ये है कि जो हमारा वो सम वाला जो प्रोग्राम था, जिसमें हमने सिर्फ दो नंबर्स को ऐड किया था, वो हमको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यार उसमें समझने वाला ऐसा है ही क्या, राइट। समझने का उसमें काफी चीजें हैं। उसमें हमने वेरिएबल्स भी डिफाइन किए थे, राइट। उसमें हमने प्रिंट स्टेटमेंट को भी देखा था। हम आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रिंट स्टेटमेंट काम कैसे करता है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है। क्योंकि भाई जनरली जो दिखता है वही बिकता है। और प्रिंट स्टेटमेंट एक्चुअल में, सही बताऊं तो आपकी स्क्रीन पर जो प्रिंट होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमेशा प्रिंट स्टेटमेंट ही रहने वाली है। तो उसकी फॉर्मेटिंग की भी बात करेंगे आज हम कि भाई किस तरह से हम उसमें अपनी मनचाही इंफॉर्मेशन दिखा पाएं जैसे हमें दिखानी है। तो ये रहने वाला है आज का एजेंडा। अगर आप मेरे को अगला 1 घंटा अपने अपना देते हैं तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। एंड देन इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप नेटवर्क की प्रोग्रामिंग कर रहे हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ये सारी चीजें तो आपके पास रहेंगी ही रहेंगी। हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट बोर्ड, जहां पर हम बात करते हैं कि भाई पाइथन के पर्सपेक्टिव में अभी हम कहाँ पहुंचे हैं। तो अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास हमारी सारी की सारी इसी में चली गई थी कि भाई इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस होता है। हमने ये थोड़ा करीब से जाना था। फिर हमने ये सीखा था कि हम अपना एनवायरनमेंट जिसमें हम जाकर पाइथन के प्रोग्राम्स रन करेंगे वो कहाँ होंगे, राइट। आप अपनी मशीन में भी बना सकते हो। लिनक्स मशीन के अंदर तो ये ऑलरेडी आता ही है, राइट। लेकिन कुछ लोग काफ़ी लेजी हैं तो भाई उनको मैंने ये भी बताया था कि अगर आपके पास मशीन की भी सुविधा नहीं है तो अगर आपके पास सिर्फ ब्राउज़र है तो भी आप इंटरनेट पर ऐसी ढेरों साइट्स हैं जहां पर आप अपना अकाउंट बनाइए जाकर और अपने प्रोग्राम लिखिए और उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कीजिए, राइट। तो यहाँ पर किसी का कोई बहाना चलने वाला है नहीं कि यार हमारे पास सेटअप नहीं था इसलिए हम पाइथन प्रोग्राम नहीं बना पाए। क्योंकि अगली जो 5 से 10 या 15 क्लास होने वाली हैं उसमें सारी की सारी प्रैक्टिस आप वेब पर भी कर सकते हो, राइट। मैं आपको दिखाऊंगा आज अगर हमें मौका मिला तो जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम उनको कोशिश करेंगे कि वेब की किसी एक साइट पर जाकर देखें कि कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। हैविंग सेड दैट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप पाइथन को ब्रेक करते हो तो वो इन 6 पार्ट्स में बढ़ जाता है, राइट। तो आज हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स की बात करेंगे। ऐसा क्वाइट पॉसिबल है कि यही सेक्शन, जो पहला सेक्शन है, हमारी 1 या 2 या 3 क्लासेस ले लें, राइट। लेकिन ये प्रॉमिस है कि इससे आसान कोई चीज है नहीं, राइट। तो जैसे ही हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स की बात करेंगे तो हम एक ही प्रोग्राम को रिफाइन करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आज हम एडिशन के प्रोग्राम में जितनी भी चीजें यूज हुई हैं उनको बारी बारी से स्टडी कर रहे हैं, राइट। और जैसे ही हम नए नए डेटा टाइप्स पढ़ते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा लिस्ट का नाम सुना होगा, आपने डिक्शनरी का नाम सुना होगा, ट्रिपल्स का नाम सुना होगा। तो बस ये नाम ही है, इनके पीछे के कॉन्सेप्ट या पीछे का वाय बहुत ही ज्यादा आसान है। हम जब ये समझेंगे तो अपने ही जो प्रोग्राम है एडिशन के प्रोग्राम को हम थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते जाएंगे, राइट। तो इन 6 डिफरेंट पीसीस में से जो कि हमारे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर, फंक्शंस, एरर हैंडलिंग, देन सिक्स्थ हुआ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, देन डेटा स्ट्रक्चर, सॉरी ये फिफ्थ हो गया आपका। तो इन 6 में से आज हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स की ही बात करेंगे, राइट। हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट बोर्ड जहां पर है वैल्यू एंड वैल्यू टाइप्स।
लेकिन इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा अपनी नंबर थ्योरी की बात कर लेते हैं, राइट। आप में से अगर किसी के छोटे भाई बहन हैं तो ऐसा क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कि आपने उनको ये नंबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझाया हो, आपने उनको बताया हो कि होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, या रियल नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन अगर आप में से अभी थोड़े टाइम पहले किसी को भी ये चांस नहीं मिला है इनकी रिवीजन के लिए, तो ये जो अगले 10 मिनट या 5 मिनट है, ये उन लोगों के लिए ही है जो शायद थोड़ी सी नंबर थ्योरी भूल गए हैं, राइट। अच्छा, नंबर थ्योरी बहुत ही आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा मैथमेटिक्स करेंगे, टिपिकल मैथमेटिक्स, ऐसा नहीं है। बहुत आसान शब्दों में आज हम बात करेंगे कि भाई वैल्यूज क्या है। तो अगर मैं आपको नंबर्स की बात करूं, राइट, हम बचपन से नंबर सीखते आ रहे हैं, हमने जितनी भी पढ़ाई की है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में की है, राइट। हालांकि अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो आपने तो बाइनरी नंबर सिस्टम को भी जाना है, जहां पर सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, वंस एंड जीरोस। लेकिन अगर हम बात करें डेसिमल की, तो वहां पर 0 to 9 वैल्यूज डिफाइंड है, राइट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 0 to 9 कितनी हो गई, 10, इसीलिए इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, आप सभी को आता है, राइट। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर बस एक नंबर लाइन बनाई है। ये जो है, ये मेरी एक नंबर लाइन है, ये इसका सेंटर पोजीशन है, और सेंटर पोजीशन को मैंने डिनोट किया है 0 से, राइट। 0 के राइट हैंड साइड पर आपको जो भी दिख रहा है वो है मेरे पॉजिटिव नंबर्स, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपको दिख रहे हैं वो है मेरे नेगेटिव नंबर्स, राइट। और आपको ये बता दूं कि भाई मैंने सिर्फ यहाँ पर 4 पॉजिटिव नंबर लिखे हैं और 4 ही नेगेटिव नंबर लिखे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नंबर्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। आप सभी को पता है कि भाई नंबर्स तो इनफाइनाइट तक हैं, हम काउंट कर ही नहीं सकते हैं, राइट। और अगर ऐसा है तो ये टाइमलाइन जो है, सॉरी, ये जो नंबर लाइन है, ये राइट साइड में भी इनफाइनाइट की तरफ जाती है और लेफ्ट साइड में भी इनफाइनाइट की तरफ जाती है, ये हम सभी को पता है, राइट। तो ऐसे पॉजिटिव नंबर्स जिसमें जीरो भी इंक्लूडेड है, अगर मैं जीरो से लेकर शुरू करूं और इनफाइनाइट तक जाऊं यहाँ पर, तो ऐसे नंबर को हम होल नंबर्स बोलते हैं, राइट। आप ये ध्यान रखना कि होल नंबर्स में जीरो इंक्लूडेड होती है, या जीरो को हमने इंक्लूड किया है। तो वो सारे नंबर 0 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट, ये सारे के सारे जो नंबर हैं हमारे, ये होल नंबर है। अब लोगों का एक क्वेश्चन आएगा कि यार विष्णु, 0 और 1 के बीच में भी तो नंबर होते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। 0 और 1 के बीच में कौन से नंबर हो सकते हैं भाई? हो सकता है 0.1 है, फिर 0.2 है। इनफैक्ट 0.1 और 0.2 के बीच में भी तो काफी नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट, आप कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर है। मे बी आप ये बोल सकते हैं कि 0.00001, राइट। तो मैं इन सब नंबर की अभी बात नहीं कर रहा हूं जो 0 और 1 के बीच में है, या फिर 1 और 2 के बीच में है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि भाई 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, 2 और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, और ऐसे पता नहीं कितने सारे नंबर हैं, राइट। तो अभी मैं जो पॉइंट के बाद नंबर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ अपने पूरे पूरे नंबर की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे एक छोटे बच्चे को काउंटिंग सिखाई जाती है तो भाई उसको यही बोला जाता है कि भाई आपके पास 2 चॉकलेट हैं, या फिर 3 बॉल्स हैं, या एनीथिंग, राइट। आप उसको ये नहीं बताते कि भाई बेसिकली 3.5 बॉल्स भी हो सकती हैं, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। बट हाँ, डिवीजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक पूरा का पूरा पिज्जा है, तो आप उसको हाफ भागों, आधे भाग में बांट सकते हैं, या 1/4 कर सकते हैं। तो 1/4 का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, या 1/2 का मतलब आपको पता है कि भाई 0.5 है, और इसका भी मतलब आपको पता है। तो ओवरऑल अभी मैं नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूं, लेकिन ये जो पॉइंट वाले नंबर हैं जिनको हम फ्रैक्शंस भी बोलते हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। तो होल नंबर में वो सारे के सारे नंबर हैं जो ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नहीं है, सिर्फ जिसमें ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ऐसे ही इनफाइनाइट। इसमें नेगेटिव वाले नंबर भी नहीं है, राइट। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बताऊं कि भाई होल नंबर क्या होता है, तो आप फौरन बता दोगे कि भाई होल नंबर में तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ऐसे ही इनफाइनाइट तक, राइट। फिर बात आती है इंटीजर क्या होते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि भाई ये जो होल नंबर मैंने बताया है, इनसे बड़ा ही नंबर निकलेगा आपका जो इंटीजर होगा, राइट। अब इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर में मैंने आपको बोला कि भाई होल नंबर तो होते ही होते हैं सारे के सारे। इट मीन्स दैट 0 1 2 3 4, इसके साथ साथ जितने भी नेगेटिव नंबर्स भी हैं वो भी होते हैं। तो ये पूरी नंबर लाइन पे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4, इनफैक्ट इस साइड भी इनफाइनाइट तक और इस साइड भी इनफाइनाइट तक, ये हो जाएंगे आपके इंटीजर्स, राइट। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये जरूर बनना चाहिए कि विष्णु जी, इंटीजर्स में क्या बीच वाले नंबर्स आते हैं? तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भाई इंटीजर्स में भी हम बीच वाले नंबर्स को काउंट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर क्या हो गया आपका कि -0 से लेकर भाई आपके 1 2 3, ये तो सारे के सारे होल नंबर्स तो हो ही गए इनफाइनाइट तक। इसके अलावा -2, -1, -2, -3, यहाँ भी इनफाइनाइट तक, ये पूरे के पूरे जो नंबर हो गए आपके
इंटीजर्स हो गए, इसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, राइट। इनफैक्ट अगर आपको कोई बोले कि 1 क्या इंटीजर है, बिल्कुल है जी। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि 1.0 क्या इंटीजर है, तो भाई एक्चुअल में कंप्यूटर तो डिफरेंस इसमें क्रिएट कर देता है। कंप्यूटर के लिए अगर आपने डेसिमल में कुछ भी लिखा है 1.0, तो वो बोलेगा कि ये इंटीजर है ही नहीं, राइट। लेकिन अगर आपने सिर्फ 1 लिखा है तो कंप्यूटर को लगेगा कि हाँ भाई ये इंटीजर है। तो डेसिमल अगर आपने कहीं पर लगा दिया है तो बेसिकली वो आपका इंटीजर नहीं रह गया। इट मीन्स दैट हम इसके बीच के नंबर की बात कर रहे हैं कहीं पर, और बीच वाला अगर नंबर होगा तो वो फ्रैक्शन होगा, और अगर फ्रैक्शन होगा तो वो इंटीजर नहीं। तो अभी तक हमने सिर्फ दो तरह के नंबर की बात की है, एक तो है होल नंबर और एक है इंटीजर। होल नंबर में आप ये ध्यान रखिएगा कि जीरो भी इंक्लूडेड है। तो अगर मैं कुछ ऐसा बोलता हूं कि यार जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे इंटीजर का तो पार्ट है ही है, ये बिल्कुल सही बात है। इंटीजर में भी जीरो से लेकर इनफाइनाइट नंबर तक तो है ही है, पॉजिटिव साइड वाले। लेकिन हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई सारे के सारे आपके इंटीजर होल नंबर हो, सीधी सी बात है, क्योंकि इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी हैं। तो आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप याद रखिए इन सारी चीजों को, लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पे इंटीजर को समझ में आना चाहिए कि फ्रैक्शन के बिना जितने भी आपके नंबर हैं, पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी, किसके पॉजिटिव और नेगेटिव में, नंबर लाइन की पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी जितने भी नंबर्स हैं आपके, वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, राइट। अच्छा, फिर अब बात आती है कि भाई रियल नंबर्स क्या होते हैं, राइट। क्या इनसे भी बड़े कोई नंबर होते हैं? तो भाई बिल्कुल होते हैं। बड़े नंबर होने का मैं बात कर रहा हूँ कि भाई पहले वाले नंबर को इंटीजर्स ने अपने अंदर मिला लिया है, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स का पार्ट है। अगर आपको मैथमेटिक्स याद होगा तो उसमें एक रियल नंबर करके भी टर्म थी। रियल नंबर वो सारे नंबर्स होते थे जो कि अब इसके बीच का फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व करते हैं, राइट। तो भाई अब अगर मैं लिखूं माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो फ्रैक्शंस हो, मींस 0 और 1 के बीच में, या -1 और 0 के बीच में, या फिर सारे के सारे इंटीजर्स, या फिर सारे के सारे होल नंबर, वो सारे के सारे नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि वैल्यू क्या है, भाई वैल्यू भी ये नंबर्स ही तो है। अगर मैंने लिखा कि कहीं पर टू, तो आपको मोटे मोटे तौर पर समझ में आ जाता है कि भाई हम काउंटिंग टू की बात कर रहे हैं, और इसकी जो वैल्यू है, जो वैल्यू रिप्रेजेंट हुई है, वो टू हुई है। अब ये टू कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका टू कंप्यूटर्स हो सकते हैं, या कंप्यूटर के मॉनिटर्स हो सकते हैं, या कोई भी वैल्यू, राइट। तो टू इज एक्चुअली ए वैल्यू, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अभी हमने नंबर्स की बात करी है। अगर अब हम बात करें करेक्टर्स की, और इंग्लिश भाषा के करेक्टर की बात करें, तो आप सभी को पता है कि भाई ए से लेके जेड तक हमारे पास करेक्टर्स हैं, और अब इन करेक्टर्स को जोड़ जोड़ के हम वर्ड्स बना लेते हैं, राइट। और एक्चुअल में अगर हमने करेक्टर्स को जोड़ दिया है आपस में, तो बेसिकली वो मेरी एक स्ट्रिंग बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये लिखता हूं AABDEFG, राइट। तो मैंने किया क्या है, मेरे पास ये करेक्टर्स थी, ये उनकी वैल्यूज थी, वैल्यू ए, वैल्यू बी, वैल्यू सी। अगर मैंने इनको किसी ऑर्डर में लिख दिया है, तो वो जो मेरे पास एक नया वर्ड बनकर आया, एक्चुअल में वही मेरी एक स्ट्रिंग है, राइट। तो मैंने यहाँ पर आपको दो चीजें डिफाइन की हैं इस बोर्ड पर बड़े सिंपल तरीके से, कि भाई आपके नंबर्स होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रियल नंबर होते हैं, राइट। इन रियल नंबर में बेसिकली आपके फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, और होल नंबर भी आ जाते हैं। अगर मैं फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं उन सारे नंबर्स की बात कर रहा हूँ जो इनके बीच में है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ 4/3, तो आपको फौरन समझ में आना चाहिए कि भाई इसका जो आंसर होगा ये 1 पॉइंट समथिंग होने वाला है, राइट। तो ये एक फ्रैक्शन हो गया। आपने कोई भी नंबर अपनी लाइफ में देखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर पाई की बात करें, तो वो भी क्या है, 22/7, ये भी एक फ्रैक्शन है क्या, रियल नंबर है, इंटीजर तो नहीं है। क्योंकि अगर मैं 22 को 7 से डिवाइड करता हूं, तो भाई फ्रैक्शन वाला नंबर आता है, राइट। लेकिन अगर मैं 3/3 लिखता हूं, तो बेसिकली ये एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3/3 इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 है, तो भाई मेरा एक इंटीजर है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इस बोर्ड से आपका टेक अवे ये होना चाहिए कि भाई हम थोड़ा सा 10th क्लास में चले गए या 8th क्लास में चले गए, हमने अपनी नंबर थ्योरी पढ़ी, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, रियल नंबर क्या है, और उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा अपनी इंग्लिश के करेक्टर्स के बारे में जाना। और अगर हम करेक्टर्स को मिला दें, तो भाई हमारा क्या बन जाता है, हमारी स्ट्रिंग बन जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कंप्यूटर की सेंस में कि क्या है, कि कंप्यूटर इनको कैसे पढ़ता है। और अगर मैं कंप्यूटर कहता हूं, तो कंप्यूटर का सीपीयू इनको कैसे पढ़ता है, राइट। तो बेसिकली कंप्यूटर के लिए आपने अगर लिखा है -1, -2, -3, या फिर 1 2 3, ये 0, ये सभी कंप्यूटर के लिए इंटीजर्स होते हैं। अब आप पूछोगे कि यार ये तो सभी के लिए इंटीजर होते हैं कंप्यूटर के लिए, तो भाई बिल्कुल सही बात है कि ये एक्चुअल में चाहे ह्यूमन बीइंग हो या कंप्यूटर हो, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक अगर आप फ्रैक्शंस को काउंट नहीं कर रहे हो, तो भाई वो आपका जो नंबर होगा वो इंटीजर होगा। जैसा कि मैंने पिछले बोर्ड में आपको बताया कि अगर आप लिखते हो 1, तो बेसिकली ये है इंटीजर।
लेकिन अगर आप लिखते हो 1.0 तो ये है आपका एक नया नंबर जिसको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं। अच्छा, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मेरे सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर को बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोला गया है आपकी कंप्यूटर साइंस में या फिर प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, राइट। तो अगर आप लिखते हैं -1.0 या -1 भी लिखते हैं, जिस फॉर एग्जाम्पल -1.235 वटेवर नंबर, राइट। अगर ये कुछ ऐसा नंबर है तो ये आपका जो नंबर होगा वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर पाई लिखते हैं तो वो भी आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। स्ट्रिंग्स की बात करें तो स्ट्रिंग तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप करेक्टर्स को जोड़ दें आपस में तो वो फिर एक स्ट्रिंग बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो मिस्टर राहुल है, ये जो नाम लिखा हुआ है, इसको हमने हम बोला है कि स्ट्रिंग है। और पाइथन में स्पेसिफिकली अगर आपको एक स्ट्रिंग को लिखना है तो जनरली हम उसको डबल कोट्स में इंक्लूड करते हैं, राइट। या सिंगल कोट में भी आप अगर करोगे तो पाइथन एरर नहीं देगा। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक स्ट्रिंग को, राइट। अगर अंजलि है तो बेसिकली अगर मैंने उसको डबल कोट्स में लिखा है तो वो मेरी एक स्ट्रिंग है। दिस इज ग्रेट या एनीथिंग, राइट। अगर आपने कैरेक्टर्स को मिलाया है तो वो हमारा स्ट्रिंग बना है ना। अच्छा, इनको हम डेटा का टाइप भी बोलते हैं। ये तो हमारा क्या है, नंबर्स हैं, 0 1 2 3, ये हमारी वैल्यूज थी। अब इन वैल्यू का टाइप क्या है उसी को हम डेटा टाइप बोलते हैं। अगर किसी ने लिखा है 1 तो आप बोलोगे इसका टाइप क्या हो गया, ये तो भाई इंटीजर टाइप हो गया। अगर किसी ने लिखा है 22/7 तो ये क्या हो गया, ये भाई फ्लोट टाइप हो गया। टाइप का मतलब उसकी कैटेगरी कैसी है, इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। अगर मैं लिखता हूं कि भाई ये सारे नंबर 1 2 3 4 5 ये सब कैसे नंबर हैं, आप सभी बोलोगे यार ये इंटीजर की कैटेगरी वाले नंबर हैं। या फिर ये जो डेटा आपने लिखा है इसका टाइप क्या है, इसका टाइप हो गया इंटीजर टाइप। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। अगर किसी ने लिखा है 1.0 2.756 ये भी एक डेटा ही है आपका, राइट। लेकिन इसका टाइप क्या हो गया, इसका जो टाइप हो गया ये हो गया फ्लोटिंग टाइप। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर किसी ने लिख दिया राहुल और इसको डबल कोट्स के अंदर डाल दिया तो ये क्या हो गया, ये है तो आपका डेटा ही, लेकिन ये नंबर वाला डेटा नहीं है, ये इंटीजर टाइप डेटा नहीं है, फ्लोटिंग टाइप डेटा नहीं है, ये तो एक स्ट्रिंग टाइप डेटा है, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप करेक्टर्स को स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख दो तो बेसिकली आपको क्या बन जाती है, वो स्ट्रिंग बन जाती है। और पाइथन में अगर आपको उसको डबल कोट्स में लिख दिया है तो है वो स्ट्रिंग। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। अच्छा, मैं आपको सारे के सारे डेटा टाइप्स नहीं बता रहा हूं अभी, लेकिन एक स्पेसिफिकली एक और डेटा का टाइप लिया मैंने जहां पर मेरे पास लिस्ट है। लिस्ट किसकी, स्ट्रिंग की लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कि यार स्ट्रिंग की लिस्ट नहीं है, ये तो आपने फ्रूट की लिस्ट बना ली है। एप्पल हुआ, बनाना हुआ, ग्रेप्स हुआ। यहाँ पर मेरे पास 3 फ्रूट्स हैं, लेकिन फ्रूट्स के नाम क्या है, वो भी तो एक स्ट्रिंग्स ही हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग को लिखा है डबल कोट्स के अंदर। ये लिखा, ये लिखा एंड ये लिखा, और इन तीनों को मैंने सेपरेट किया है कॉमा से। अगर मैं एक लिस्ट लिखता हूँ इंटीजर्स की तो मैं आप ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3। तो बेसिकली ये मेरी एक लिस्ट बन जाती है, एक डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका बन जाता है पाइथन के अंदर। और बेसिकली इस डेटा के रिप्रेजेंटेशन के तरीके को हम लिस्ट बोलते हैं। अभी आपको लिस्ट के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो अगर आपके ऊपर से जा रहा है कि यार ये विष्णु ने क्या बोल दिया लिस्ट, तो दैट इज परफेक्टली फाइन, डू नॉट वरी अबाउट इट। हम इस तरह के डेटा के बारे में भी बात करेंगे, राइट। और आप ये जानकर अमेज रह जाओगे कि भाई हम लिस्ट को काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं अपनी नेटवर्क प्रोग्रामिंग में, राइट। जब हम नेटवर्क को ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, जब नेटवर्क के लिए प्रोग्राम लिख रहे होंगे, तो हम लिस्ट को काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं, स्ट्रिंग्स को काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। ओके, तो अभी के केस में अगर आपको यहाँ पर लिस्ट समझ में नहीं आया तो कोई डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास अभी तो हमने सिर्फ इंटीजर सीखा है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सीखे हैं और हमने स्ट्रिंग सीखा है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं लेता हूँ पॉज। किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है, किसी के दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी मिस्टर मोहित जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। जी, रियल नंबर्स भी आपने बताया कि फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं। फ्रैक्शन वाले तो भी होते हैं, मैं अगर इंटीजर्स भी हैं, उसके अंदर होल नंबर भी हैं। अगर एक चीज मैं बतानी जी भूल गया, सॉरी फॉर दैट। अब मैं आपको ना यहाँ पर एक और डायग्राम बना के दिखाता हूँ और फिर आप अपना क्वेश्चन पूछेगा। सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए। तो भाई अगर मैं बोलूँ कि होल नंबर का ये सर्कल है तो इसमें 0 से लेके 1 2 3 इनफाइनाइट, राइट। आगे की बात करें तो ये जो सर्कल बन गया ये बन गया मेरा इंटीजर्स का, है ना। तो इंटीजर्स में ये तो है ही है, इसके साथ साथ माइनस वाले नंबर भी आ गए, -1 -2 -3। इसके बाद अगर मैं एक और बड़ा बना दूं तो बेसिकली ये मेरा आ गया रियल नंबर। रियल नंबर में ये तो है ही है, ये भी है, इसके साथ साथ मेरे फ्रैक्शंस भी हैं सारे के सारे। अब आप अपना क्वेश्चन पूछिए। तो शायद मेरा आंसर भी यही था। तो -1.25 इज एक्चुअली अ रियल नंबर एज वेल एज अ फ्लोटिंग डेसिमल नंबर बिल्कुल, इन टर्म्स ऑफ पाइथन। यस। बट एक्चुअल में देखो, अब मैं तो ये बोल सकता हूँ कि भाई आप दोबारा से अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्या बोला आपने, -1.25? -1
हाँ 1.25 हाँ is a real number as well as a floating decimal number, floating point number, यस, whatever. पाइथन में रियल नंबर को ही फ्लोट बोला गया है, राइट। और सिर्फ उसकी अच्छा, रिक्वायरमेंट ओके, सिर्फ इतनी सी है कि भाई पॉइंट मतलब डेसिमल आपको लगाना है। आपने देखो अगर 1 लिखा तो भाई वो तो इंटीजर है, सीधी सी बात है, राइट। लेकिन करेक्ट, अगर करेक्ट, आपने 1.0 लिखा तो ह्यूमन बीइंग के लिए तो ये 1 ही है अभी, लेकिन कंप्यूटर के लिए फ्लोटिंग टाइप बन जाता है। ठीक है, ठीक है, थैंक्स फॉर क्लैरिटी। इट्स अ गुड क्वेश्चन। एनीबडी एल्स, किसी और को कोई डाउट है इसमें? ठीक है भाई, वेरी गुड। तो हम चल सकते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा जानना। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। ठीक है, तो मैंने इसके लिए एक एग्जांपल लिया है कि मेरे पास कुछ बॉक्सेस हैं। ये जो आपको येलो कलर के दिख रहे हैं ये सब बॉक्सेस हैं, और इन बॉक्सेस के अंदर मैंने कुछ ना कुछ वैल्यू छुपा दी है। अच्छा भाई, वैल्यू जो है, अब आप बोलोगे छुपी हुई तो कुछ भी नहीं है, साफ साफ दिख रही है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी कि इसको छुपाने की, लेकिन अगर छुपा देता तो फिर आपको दिखती नहीं, राइट। तो कॉन्सेप्ट यही है कि मेरे पास बॉक्सेस हैं, और इन बॉक्सेस के अंदर मैंने एक पेपर पर कुछ नंबर लिखा है और उसको डाल दिया है। अच्छा, वो जो नंबर लिखा है वो क्या है? और वो जो हमने अभी भी टॉपिक पढ़ा वो तो वैल्यू है मेरी, राइट। तो नंबर 1 के अंदर मैंने डाल दिया है 20। सॉरी, इस बॉक्स, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला बॉक्स, ये वाला पूरा का पूरा बॉक्स, इसके अंदर मैंने 20 लिख दिया है। इस बॉक्स के अंदर मैंने लिख दिया है 50। इस बॉक्स के अंदर मैंने अलग सी वैल्यू डाली है, जो कि आप बोल रहे हैं कि आपने करेक्टर्स लिख दिए हैं। तो भाई आपने इसके अंदर स्ट्रिंग डाल दिया है, इसके अंदर आपने इंटीजर डाल दिया है, इसके अंदर आपने इंटीजर डाल दिया है, और इसके अंदर भी आपने इंटीजर डाल दिया है। अब ये क्या है? इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है, राइट। अब आप सोच कर देखो कि अगर मैं जानना चाहूं कि भाई 50 किस बॉक्स के अंदर लिखा है, अगर मैं देखूं, तो भाई आप ये फौरन देख के बता दोगे कि 50 इस बॉक्स के अंदर लिखा है, क्योंकि आपको दिख रहा है। लेकिन अगर ये आपको दिखे ही ना और ये बॉक्स बंद हो जाए बिल्कुल, तो फिर आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि भाई 50 किसके अंदर आपने लिखा था, राइट। तो एक्चुअल में जो 50 है, ये तो है मेरी वैल्यू, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए कि भाई मैंने बॉक्स के अंदर एक पर्चे में नंबर लिखा है और डाल दिया है। अब मेरे को ये देखना है कि मेरे को उसको रेफर करना है कि कौन सा नंबर कहां पर था। तो मैंने क्या किया, इन बॉक्सेस के नाम दे दिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर मैंने 20 लिखा था उसको मैंने बोल दिया कि ये मेरा num1 नाम का बॉक्स है। इट मीन्स दैट मैं num1 से किसको रेफर कर रहा हूं? 20 को। ये एक मेरी वैल्यू थी 20, राइट, जो कि अपने आप में एक वैल्यू है जिसको मैं 20 से बुला रहा हूं, राइट। लेकिन अगर वो वैल्यू एक बॉक्स के अंदर जाके बंद हो गई और सारे बॉक्स मेरे को एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो काफी अच्छा ये रहेगा कि मैं उसका एक और नाम रख दूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने num1 रख दिया इस बॉक्स का नाम, और अब मैं बोल सकता हूं कि मैंने जो नंबर 1 को रखा है, या नंबर 1 की जो वैल्यू है वो इस बॉक्स के अंदर छुपा कर रख दी है, राइट। देन अगर मैं बात करूं, num2 जो है वो दूसरे बॉक्स का नाम है, और उस बॉक्स के अंदर एक और वैल्यू है जो कि 50 है, राइट। अब मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो सम है, सम का मतलब एक और तीसरा बॉक्स, इसके अंदर एक्चुअल में क्या है? इसके अंदर num1 प्लस num2 की वैल्यू है। अगर मैं 20 और 50 को जोड़ दूंगा तो बेसिकली जो 70 वैल्यू है वो है यहां पर। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो num2 को हम यहाँ पर 50 ले लेते हैं, तो सही आएगा ये, राइट। अच्छा, मैं एक सब क्यों कर रहा हूँ कि भाई बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी, और बॉक्स को मैं इस नाम से बुला रहा हूँ। इसका मतलब सीधा सीधा सा सिर्फ इतना है कि एक्चुअल में जब हम पाइथन में नंबर्स को लिखते हैं सिर्फ वैल्यूज से, तो एक्चुअल में थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। अच्छा, वो दिक्कतें क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मानकर देखिए कि आप एक बड़ा सा यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। प्रोग्राम शुरू में क्या होता है? शुरू में तो भाई कुछ भी नहीं है, वो एक फाइल ही तो है, राइट। इस फाइल में आपने लिखा कि भाई मेरे को 2 नंबर्स चाहिए, या मेरे पास 2 नंबर हैं, एक नंबर लिख लिया आपने 20, एक नंबर लिख लिया आपने 30, सपोज। ठीक है। अच्छा, आप जितनी बार भी आप प्रोग्राम में इन नंबर्स को बुलाना चाहते हो, तो आप ये मेक श्योर करोगे कि आप बार बार 20 लिखो। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन आया जिसमें आपको नंबर प्रिंट करना है 20, तो आपने बोला प्रिंट 20, राइट। फिर आपको 30 प्रिंट करना है तो आपने बोला प्रिंट 30। फिर आपका ये जो प्रोग्राम है ये 100 लाइन लंबा प्रोग्राम बन गया है। मानकर देखिए, आप जितनी बार भी इन वैल्यूज को अपने प्रोग्राम में लिखना चाहोगे तो आपको ये वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी, कहीं पर 20, कहीं पर 30, राइट। तो ये एक्चुअल में एक प्रॉब्लम वाली बात है। अच्छा, प्रॉब्लम वाली बात क्यों है? कि ये जितनी बार भी आपको वैल्यू लिखनी है, आपको हर बार उसको वैल्यू को ही लिखना है। क्या एक और बेटर अप्रोच यहां पर ये नहीं हो सकती कि आप इस 20 को एक नाम दे दें, मे बी num1, या एक लॉजिकल नाम दे दें कि ये भाई मेरा नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, राइट।
और अगर आपने नंबर 1 और नंबर 2 दे दिया तो आप हर जगह आप ये नंबर 1 और नंबर 2 से इसको कॉल कर सकते हैं। अब आप मेरे से बहस कर सकते हैं कि मिस्टर विष्णु फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं, जितनी बार आप 20-30 लिख रहे थे उतनी बार आपको नंबर 1 नंबर 2 लिखना पड़ेगा। आई टोटली एग्री विद यू। लेकिन अगर आप सोच कर देखिए अब कि अगर आपको इस 20 और 30 की जगह, इन दो नंबर्स की जगह पर कोई, अब इन नंबर्स की वैल्यू आपको चेंज करनी होती, 20 से जगह आपको लिखना होता 25 और 30 की जगह आपको लिखना होता 35, तो क्या करना पड़ता? आपकी 100 लाइंस में जितनी बार भी आपने 20 और 30 लिखा है, वहां पर आप हर एक लाइन में जाकर आपको लिखना पड़ता कि भाई 20 हो गया 25 और 30 हो गया, सॉरी 30 हो गया आपका 35, राइट? तो आप सोच कर देखिए कितनी जगह आपको चेंज करना पड़ता। बट अगर आप इस 20-30 को उसके नाम से बुला रहे हैं या फिर आप उसके रेफरेंस से बुला रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए, जो आपने डब्बे को नाम दे दिया था या वैल्यू को जो आपने नाम दे दिया था, तो सीधी सी बात है, आप सिर्फ यहां पर वैल्यू चेंज कर दीजिए 25 और 35। तो बेसिकली बाकी की जगह पर आप क्या कॉल कर रहे हैं? बाकी की जगह पर आप ये नंबर लिख रहे हैं, आप वैल्यू नहीं लिख रहे हैं। तो सीधी सी बात है, क्या हो गया कि भाई आपको पूरे प्रोग्राम में जब 100 बार इस 20 और 30 आएगा तो आपको 25 और 35 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हर जगह प्रोग्राम में num1 और num2 लिख रहे हैं। आप नंबर और num2 की वैल्यू को जाकर एक बार चेंज करेंगे और वो पूरे के पूरे प्रोग्राम में जाकर चेंज हो जाएगी। इट इज रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट? तो अगर मैंने लिखा है num1 इज इक्वल टू 20, तो एक्चुअल में पाइथन के अंदर इसका क्या मतलब है? पाइथन के अंदर इसका मतलब है कि भाई एक 20 नाम की वैल्यू थी, राइट? अब आप उसको 20 से तो बुला ही सकते हो, वो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। बट अब आप इस वैल्यू को num1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट? और ये जो num1 अब मेरा आया, इसको हम एक्चुअल में वेरिएबल बोलते हैं, राइट? वेरिएबल बेसिकली एक रेफरेंस है। किसका रेफरेंस है? एक वैल्यू का। इस वैल्यू को आप 20 से भी बुला सकते हैं, इस वैल्यू को आप नंबर से भी बुला सकते हैं। अगर अब मैं आपको इसको मेमोरी की टर्म्स में जाकर समझाना चाहूं तो ये डिस्कशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखते हैं अब क्या है। सबसे पहली चीज, अगर मैंने एक num1 इज इक्वल टू 20 लिखा है, तो भाई आपको मैंने मेमोरी का कॉन्सेप्ट बताया था। ये है, मानकर देखिए, आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपने बस ये जो भी स्टेटमेंट लिखी है इनको रन किया। रन करने का मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट आपकी जाएंगी मेमोरी में, राइट? तो मेमोरी में कैसा दिखेगा? अब आपको पता है कि भाई हर एक मेमोरी का की लोकेशन का एक एड्रेस होता है। ये पहली लोकेशन है, इसका एड्रेस 0 है। ये दूसरी लोकेशन है, इसका एड्रेस 1 है। आप कोई भी नंबरिंग स्कीम यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली 0 से शुरू होती है यहाँ पर, राइट? तो हुआ क्या, जैसे ही आपने num1 इज इक्वल टू 20 लिखा, तो बेसिकली बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है? आपने num1 नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू डाल दी आपने 20। इसका मतलब है 20 को आप रेफर कर रहे हो num1 से। इट मींस दैट मेमोरी के अंदर तो ये 20 वैल्यू ही जाएगी, राइट? लेकिन अब इसका जो रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा वो हो जाएगा num1। आप 20 को num1 के नाम से भी बुला सकते हो, राइट? या नंबर 1 के नाम से भी बुला सकते हो। राहुल को, ये राहुल क्या है? राहुल एक स्ट्रिंग है, राइट? और राहुल की स्ट्रिंग को मैं किस नाम से बुला रहा हूं या किस वेरिएबल से बुला रहा हूं? ये है मेरा नेम। नेम इज इक्वल टू राहुल। इसका मतलब है कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में जाकर राहुल की वैल्यू तो सेव होगी ही होगी, लेकिन अब आप उस राहुल की वैल्यू को नेम से बुला सकते हो। ये जो नेम है, ये है मेरा एक वेरिएबल, राइट? सिमिलरली num2 जो है वो है 30, सम जो है वो है 50। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, तो बेसिकली क्या होगा? num1 की मेमोरी लोकेशन में क्या है? 20 है। num2 की मेमोरी लोकेशन में क्या है? 30 है। और अगर मैं 20 प्लस 30 को ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 50। तो एक्चुअल में अगर मैंने सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2 लिखा है, तो इट मीन्स दैट इट इज इट इज द वैल्यू स्टोर्ड एट सम इज 50। इट इज एज सिंपल एज दैट। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। लेकिन क्वेश्चन अब ये होना चाहिए आपका कि यार ये इतना तामझाम हम क्यों कर रहे हैं? एक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आपका 100 लाइन लंबा या 1000 लाइन लंबा कोड है, तो आप, सीधी सी बात है, उसमें बार बार ये 20 राहुल और 30 तो यूज करेंगे नहीं। राहुल को आप एक लॉजिकल नेम देना पसंद करेंगे कि भाई ये किसी का नाम है। 20 मेरा फर्स्ट नंबर है जिसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, 30 मेरा दूसरा नंबर है, राइट? तो बेसिकली पढ़ना आसान हो जाए, इसको हम रीडेबिलिटी बोलते हैं, राइट? अगर आपको प्रोग्राम को पढ़ना, अगर कोई भी आपका XYZ पर्सन आपके प्रोग्राम को पढ़ रहा है, तो 20 राहुल 30 से ज्यादा अच्छा ये है कि आप उसको एक लॉजिकल नाम दे दें। अगर आपने लॉजिकल नाम दे दिया तो आपका प्रोग्राम जो है वो पढ़ना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला फायदा तो ये है। दूसरा फायदा ये है कि भाई आप रीयूज उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप सोच कर देखो, आपने जितनी भी लाइन में, अपने प्रोग्राम्स की लाइन में हमेशा 20, 30 और राहुल को यूज करते जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है? आप यकीन कीजिए, बार बार आपकी मेमोरी यूज हो रही है।
अगर आपने 20 को प्रोग्राम में 40 बार यूज किया है तो बेसिकली 40 सेल्स यूज हो जाएंगी आपकी मेमोरी की, जिसमें आपको 20 20 20 लिखना पड़ रहा है, राइट। लेकिन क्या ये इतना एफिशिएंट है तरीका? बिल्कुल नहीं है। आप एक बार उसको नाम दे दीजिए और बेसिकली प्रोग्राम में जितनी मर्जी बार यूज कीजिए। तो मेमोरी की एफिशिएंसी के लिए भी वेरिएबल्स का होना जरूरी है। वेरिएबल से घबराने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल सिर्फ एक नाम है एक वैल्यू स्टोर करने का, राइट। तो अगर मैं लिखता हूं num1 इज इक्वल टू 20, तो ये 20 का टाइप क्या है? आपको पता है कि भाई 20 के आगे कोई डेसिमल नहीं है, तो ये इंटीजर टाइप है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अब ये जो num1 जो मेरा वेरिएबल है उसका टाइप क्या है, तो भाई उसका टाइप तो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू कौन सी है। तो नंबर 1 के अंदर वैल्यू कौन सी है? 20, जो कि इंटीजर है। तो आपका ये जो num1 भी होगा ये क्या होगा? ये होगा आपका इंटीजर वेरिएबल होगा, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर मैं लिखता हूं नेम इज इक्वल टू राहुल, जो कि मैंने लिखा ही हुआ है यहाँ पर, तो राहुल क्या है? राहुल एक स्ट्रिंग है, राइट। तो ये जो वेरिएबल है इसका क्या टाइप होगा? ये डेटा का तो टाइप आपको देखते ही समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि नेम वेरिएबल का क्या टाइप है, तो आप फौरन बता सकते हैं ये जो वेरिएबल है, क्योंकि इस वेरिएबल में राहुल नाम की एक स्ट्रिंग एसोसिएटेड है या स्ट्रिंग स्टोर है, तो इस वेरिएबल का नाम भी, सॉरी टाइप भी स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है इसमें तो प्लीज आप पूछ लीजिए। इसका एक और फायदा है, अगर आप वेरिएबल लेते हो, फॉर एग्जांपल आपको यूजर से एंट्री चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक बंदा है जो बैठा हुआ है, मेरे को ही मान लीजिए, ये एक कंप्यूटर के ऊपर बैठा हुआ है, लैपटॉप के ऊपर, और आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा है जिसमें आप 2 नंबर को ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो 2 नंबर हैं वो आपको नहीं पता है वो क्या है। आपको एडवांस में उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। आपको वो इन्फॉर्मेशन कौन देगा? ये जो यूजर बाहर बैठा हुआ है। आप तो उससे पूछोगे एंटर फर्स्ट नंबर, तो ये डाल देगा फर्स्ट नंबर, राइट। लेकिन आपने प्रोग्राम लिखा है तो ये जो यूजर है उसका नंबर जाएगा कहां पर? उन नंबर्स को स्टोर करने के लिए भी वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो नंबर क्या है। अगर आपको सिर्फ ये 20 और 30 को ऐड करना होता तो आपको पता है नंबर क्या है, बट अगर आपको यूजर बताएगा कि कौन से 2 नंबर को ऐड करना है तो आपको उसका पता ही नहीं है। और अगर आपको पता नहीं है तो यूजर जो भी आपको वैल्यू देगा आपको किसी ना किसी कंटेनर में, किसी ना किसी बॉक्स में उसको डालना पड़ेगा, और उस बॉक्स का नाम ही वेरिएबल है। मैं इस पर टाइम इसलिए इतना लगा रहा हूं क्योंकि पता नहीं लोग बाद में इसी टॉपिक पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। लेकिन ये इतनी ही सिंपल चीज है जितनी आपको अभी समझ में आ रही है। हैविंग सेड दैट, अगर किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। एनीबडी? परफेक्ट, दैट इज ग्रेट। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं, अगर आप चाहें तो यहां पर आपको दिखा भी सकता हूं कि बेसिकली ये रेप्लिट था जो हम बात कर रहे थे। अगर आप देखिए कि भाई num1 और जो num2 है, राइट, यहाँ पर मैंने 20 और 30 उनको डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर कि भाई मानकर देखिए, इट इज गोइंग टू बी गुड अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके इंटरप्रेटर पे मैं सीधा सीधा आपको दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर पाइथन। आई होप कोई कंफर्म करेगा कि आप मेरी कमांड लाइन इंटरफेस देख पा रहे हैं ग्रीन कलर से? एनीबडी? हाँ जी, हाँ देख पा जी, रहे हैं। देख परफेक्ट, पा रहे हैं। परफेक्ट। तो मैंने यहाँ पर मान के देखिए num1 डिफाइन किया 20। इसमें मैंने क्या वैल्यू डाली है? इसमें मैंने वैल्यू डाली है इंटीजर वैल्यू, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप लिखता हूँ, टाइप अगर आपको पता करना है इसका, तो बेसिकली आप टाइप लिखिए, 2 ब्रैकेट लगाइए और इस ब्रैकेट के अंदर num1 लिख दीजिए, राइट। तो ये आपको टाइप बता देगा कि नंबर 1 का टाइप क्या है। अब आप ये बोलोगे कि यार ये ब्रैकेट क्या होता है और ये सब क्या है, तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का, लेकिन अभी हमने फंक्शंस को पढ़ा ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। मैं तो बस आपको एक तरीका बता रहा हूँ देखने का, राइट। तो जैसे ही आप ये लिखोगे तो ये फौरन आ जाएगा यहाँ पर क्लास इंट, क्योंकि ये बेसिकली जो आपका नंबर 1 है इसकी टाइप क्या है? ये इंटीजर टाइप है, ये आपको बता रहा है यहाँ पर, राइट। अगर मानकर देखिए, अगर मैं एक नेम लेता हूँ और इस नेम में लिख देता हूँ राहुल, राइट, एंटर। और यहाँ पर अगर मैं क्लास जानने की कोशिश करता हूँ, हाँ सॉरी, टाइप जानने का कोशिश करता हूँ नेम का, कि भाई पाइथन ने इसको क्या समझा है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए नेम। नेम क्या है? वेरिएबल है। और जैसे ही आप करेंगे तो ये फौरन बताएगा कि भाई इसकी जो क्लास है, जो आपने नेम बताया, वो एक स्ट्रिंग क्लास है, राइट। क्लास का मतलब वही जैसे आपकी गाड़ियां हैं, राइट, कार है आपकी, राइट। तो कार भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, टोयोटा की कार है, मारुति की कार है, राइट। तो इसकी क्लास क्या हो गई है? इसकी जो क्लास हो गई है वो स्ट्रिंग टाइप हो गई है। पहले वाली क्लास की थी इंटीजर टाइप थी, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि num1
या num2 इज इक्वल टू से 40.25, इसको लेकर देखते हैं। और इसमें भी अगर मैं टाइप करूं num2, तो ये क्या आता है, ये आपको दिख रहा है कि ये फ्लोटिंग टाइप है, क्योंकि भाई इसमें अब आपके पॉइंट्स हैं, राइट। तो हालांकि हम इन सब का मेमोरी लोकेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। मेमोरी लोकेशन फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया था अभी इस वाले बोर्ड में, कि नंबर ये आपका देखिए, ये है आपका नंबर 20, राइट। और नंबर 20 यहाँ पर स्टोर हो गया था, तो इसका रेफरेंस क्या हो गया, वेरिएबल क्या हो गया, नंबर 1। लेकिन इसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो क्या हो गई, 1। तो ये आप मेमोरी लोकेशन भी किसी वेरिएबल की बड़े आराम से पता लगा सकते हैं। और उसको पता लगाने का सिंपल तरीका ये है, आप लिखिए आईडी, और आईडी के ब्रैकेट में आपको जिस भी वेरिएबल की वैल्यू पता लगानी है मेमोरी लोकेशन की, आप वो लिखेंगे, तो ये वैल्यू देगा। ये जो 140726601622952 है, ये जब आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ था, या जो नंबर 1 को इंटरप्रेटर ने रीड किया था, राइट, गया कहाँ होगा, ये गया होगा आपके मेमोरी के अंदर। और इसको कोई ना कोई मेमोरी में एड्रेस मिला होगा, जो हमने 0123 लेफ्ट साइड में लिखा था। बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो ये जो 0123 लिखा हुआ है, ये मेमोरी का एड्रेस होता है, और ये आपको एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब इस 20 के अलग अलग तीन चीजें हैं, दो चीजें हैं। 20 को आप num1 से भी जान सकते हो, इट इज एज सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि वो तो उसका रेफरेंस है। 20 को आप इससे भी जान सकते हो कि भाई वो किस एड्रेस पर है, और वो एड्रेस आपको ये दिख रहा है यहाँ पर। बाद में कहीं हम जाकर इन एड्रेस को यूज करना कभी इंपॉर्टेंट हुआ तो सीखेंगे, बट मैंने आपको जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उससे हमने रिलेट करके देखा है कि भाई अभी भी हमने कुछ भी चीज ऐसी नहीं पढ़ रहे हैं जो कि कुछ अलग सी आ गई हो। इट इज वेरी वेरी सिंपल। हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। और नेक्स्ट बोर्ड पर हम बात करेंगे कि अब जो हमने ये हेलो वेरिएबल्स, सर, एक एक डाउट पूछना था। हेलो। हाँ सॉरी फॉर दैट, मैंने आपके ये जो क्वेश्चन, ये हैंड रेज नहीं देखे। किसने पूछा? मिस्टर अनूप जी ने। अनूप। अनूप हाँ जी प्लीज सर, आप वो क्वेश्चन पूछिए। ये जो आईडी वाला पार्ट है, हाँ हाँ। आईडी और नंबर आपने बताया था, तो ये रैम के अंदर का एक लोकेशन है, राइट? यस। मतलब तो ये चेंज होगा ना, मतलब कि एकदम कांस्टेंट रहेगा, नहीं वही नहीं नहीं नहीं, रहेगा बिल्कुल मतलब दो बिल्कुल दिन चेंज के होगा। बाद भी देखो तो? बिल्कुल बार बार हाँ करेंगे तो चेंज होगा, एंड उसका रीजन ये है कि भाई देखिए क्या था आपका, तो ये प्रोग्राम लिखा था आपने इस फाइल में, कंपाइलर ने इसको पढ़ा, राइट। पढ़ने के बाद कहां पर भेजा? मेमोरी लोकेशन पर, ठीक है। इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या है, ये इसने दे दिया। इट इज एज सिंपल एज दैट। दोबारा से चलाओगे, दोबारा से कंपाइलर रीड करेगा, जरूरी थोड़ी ना इसको दोबारा से उसी मेमोरी लोकेशन में भेज दे, राइट। हाँ, जिस पर भेजेगा उसका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है अनूप जी। यस आई थिंक किसी और ने भी हैंड रेस किया था, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी। यस विष्णु जी, हाँ जी परम जी। जैसे कि आपने बोला कि हम लोग वेरिएबल जैसे डिफाइन करते हैं, हम्म नम1 हो गया 20, हम्म, अगर num2 हम सेम वैल्यू में 20 में डिफाइन करें हाँ ठीक तो है, उसका मेमोरी सेम होगा, डिफरेंट होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा। कि रीजन, बोथ? रीजन हम समझ सकते हैं। देखिए आपने num1 इज इक्वल टू रखा 20, num2 इज इक्वल टू रखा 20। अगर आपको दूसरा वेरिएबल चाहिए ही नहीं था तो भाई आप इसी से काम चला सकते थे, राइट। लेकिन अगर आपने दूसरा वेरिएबल बनाया है, तो भाई एक 20 है आपका यहाँ पर जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है num1 से, आपको एक और नंबर की जरूरत थी, इसीलिए आपने यहाँ पर num2 लिया है, राइट। तो उसकी जो मेमोरी लोकेशन होगी वो बिल्कुल दूसरी होगी। ये टोटली डिफरेंट है, ये टोटली डिफरेंट है। आप इन दोनों पर ऑपरेशन कर सकते हो कि सम इज इक्वल टू नम प्लस नम वन प्लस num2, जो कि हो जाएगा आपका 40। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये मीन्स है इसमें ओवरराइट नहीं होगा? नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नाम से आप बुला रहे हो, ओके, राइट। ओके या गॉट इट, गॉट इट। परफेक्ट, आगे चलते हैं। इसके अलावा किसी और को डाउट है, कोई क्वेश्चन? ओके, आई डोंट थिंक किसी ने हैंड रेज किया है, तो हम आगे चलते हैं। और अब बेसिक, हाँ जी आई थिंक है मिस्टर रवि, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। ये जो अभी अनूप जी ने बोला, मैंने ट्राई किया, num1 इक्वल टू 30 किया, फिर num4 इक्वल टू में 30 किया, ठीक है, दोनों की आईडी एग्जैक्टली सेम आ रही है। दोनों की आईडी एग्जैक्टली सेम आ रही है। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरे कॉन्सेप्ट इसमें गड़बड़ है, आई विल चेक इट एंड लेट यू नो, क्योंकि इट इज स्लाइटली मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो हम ये करके देख सकते हैं, वैसे अभी अभी भी देख सकते हैं। लेट्स सी दैट, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने चेक किया, मेरा अलग आ रहा है आईडी नंबर और नंबर का। ये देखते हैं फिर, इसको मैं कंफर्म करके आपको बताता हूँ। टिपिकल है, मे बी थोड़ा सा साइड के सिनेरियो है, मेरे हिसाब से अलग होना चाहिए, लेकिन अगर सेम आ रहा है तो भी हम देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। डोंट वरी, अभी मेरे पास आंसर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कल भी नहीं होगा। देखते हैं इसको, ठीक है। श्योर, वैसे मैंने चैट में पेस्ट किया, थैंक यू। परफेक्ट परफेक्ट। आगे की बात करते हैं, तो
हमने अब ये वैल्यूज सीख ली हैं कि वैल्यूज क्या है, हमने वेरिएबल सीख लिए हैं। अब हम इन वैल्यूज और वेरिएबल्स पर क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं उनकी बात करते हैं, राइट। तो भाई ये तो आप सभी को लगभग काफी अच्छी तरह से पता है। मैं तो बस आपको यहाँ पर ये बताना पसंद करूंगा कि भाई एक्चुअल में थोड़ा सा चेंज कब आ जाता है या फिर किन ऑपरेशंस के आपने नाम नहीं सुने होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास दो वैल्यूज हैं, मानकर देखिए पहली वैल्यू है मेरे पास 2, दूसरी वैल्यू है मेरे पास 5, राइट। तो सीधी सी बात है कि मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं, ठीक है। तो ये जो बीच में सिंबल आया है ये सभी लोगों को पता है, इसको हम एडिशन बोलते हैं, राइट। और ये करता क्या है, ये पहली वाली वैल्यू को लेता है और दूसरी वैल्यू में ऐड कर देता है, तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो 7 आने वाला है। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी होता है, डिवीजन भी होता है, मल्टीप्लीकेशन भी होता है, ये तो हम सभी ने पढ़ा हुआ है, राइट। तो ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर, है ना। और जिन पर भी ये काम करता है उनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। तो ये जो 2 एंड 5 हैं ये है मेरे ऑपरेंड्स और ये हो गया मेरा ऑपरेटर, राइट। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशंस की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, राइट। जो हम ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब करते रहते हैं, ये सारे के सारे आते हैं कैटेगरी में अरिथमेटिक ऑपरेशंस की, ये वाले सब, राइट। अच्छा इसमें आपको एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है। अगर मैं बात करूं मॉड्यूलस ऑपरेशन की, ये वाला जो परसेंटेज का साइन है ये क्या होता है, तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि भाई आपने सभी ने डिवीजन किया होगा अपने बचपन में, सभी ने किया है। मानकर देखिए मेरे को 22 को 7 से डिवाइड करना है, मानकर देखिए, राइट। तो कैसे करते थे हम, भाई टेबल देखते थे कि भाई कितने टाइम्स जाता है ये, तो 7 इंटू 3 करते थे हम इसको, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 21 और बचेगा कितना, 22 में से 21 माइनस किया तो 1 बचा, राइट। तो बेसिकली ये जो हमारा बचता था इसको हम रिमाइंडर बोलते थे, राइट, कि भाई ये इतना पोर्शन मेरा बच गया है। तो बेसिकली ये जो मॉड्यूलस ऑपरेशन है एक्चुअल में ये रिमाइंडर को ही दिखाता है आपके कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो अगर अगर मैं लिखता हूँ 22 मॉड्यूलस 7, तो बेसिकली इसका आंसर आना चाहिए 1। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर मैं 16 मॉड्यूलस 5 करता हूँ तो इसका आंसर आना चाहिए 1। अच्छा अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसका फायदा क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं इसका फायदा बताऊं तो इसका रियल में फायदा ये है कि मानकर देखिए कि आपको ये चेक करना है कि कोई भी एक नंबर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है जो कि है 50 और मुझे नहीं पता कि भाई वो 50 भी हो सकता था, 56 भी हो सकता था, 51 भी हो सकता था, लेकिन मैंने एक नंबर चेक कर लिया कि भाई ये 50 है मानकर देखो, और मेरे को ये पता लगाना है कि ये इवन है या ऑड है, राइट। तो आप कैसे पता लगाते हो, इवन के लिए तो भाई सीधी सी बात है, आप इसको 2 से डिवाइड करके देख लेते हो। अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है मींस 25 आया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो एक्चुअल में ये नंबर हो गया आपका इवन, राइट। अगर मैं इसको 51 से करता तो सीधी सी बात है क्या आता, 51 से करता तो मेरा आता 25 और रिमाइंडर आता 1। अगर रिमाइंडर कहीं पर आ रहा है 2 से डिवाइड करने पर तो ये हो जाएगा मेरा ऑड नंबर, राइट। तो मानकर देखिए मेरे पास कोई भी एक नंबर होता जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं NUM से, NUM क्या है मेरे पास, अब ये वेरिएबल, राइट। इसको अगर मैं नंबर को या NUM को मॉड्यूलस कर दूं 2 के साथ, राइट, और इसका रिजल्ट अगर आता है 0, तो मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि भाई ये जो मेरा नंबर था, ये जो मेरा वेरिएबल था, ये एक इवन नंबर है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज ये ऑड हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो मॉड्यूलस ऑपरेशन है ये आपको रिमाइंडर देता है, और रिमाइंडर के बाद आपको आपके ऊपर है कि आप उसको किस लॉजिक में यूज करना चाहें। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मॉड्यूलस ऑपरेशन के बहुत ज्यादा यूजेस हैं, हम आगे देखेंगे अगर कहीं पर हमें इस्तेमाल करने को मिला तो। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट का एक और ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन में जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस एक्सपोनेंशियल, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि मानकर देखिए मेरे को 2 टू द पावर 3 कैलकुलेट करना है, तो आप फौरन बोल दोगे इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। इट मीन्स दैट इट इज इक्वल टू 8। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो मैं इसको कैसे लिखूं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो भाई जनरली अगर मेरे को 2 इंटू 3 करना होगा तो ये एक स्टार आएगा, ये रिजल्ट रहेगा 2 इंटू 3। अगर मेरे को 2 की पावर 3 करना है तो ये आएगा 2, आप इसको 2 बार लिखिए, किसको, मल्टीप्लीकेशन के साइन को, और अगर आपने 3 लिखा तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है 2 टू द पावर 3 को, जो कि हो जाएगा आपका 8। और इस सिंबल को, ये जो हमारा डबल स्टार है, इसको हम एक्सपोनेंशिएशन सिंबल बोलते हैं,
राइट। अगर आपको 3 की पावर 9 कैलकुलेट करना है तो आप ये लिखेंगे 3 9 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3 टू द पावर 9। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो मेरे ख्याल से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और ये इतनी ही सिंपल है जितने आपको दिख रहे हैं। अगर अब मैं बात करता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, राइट। अच्छा, ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ये फिर आपके वेरिएबल्स पर भी हो सकते हैं, सीधी सी बात है। मानकर देखिए आपने लिखा num1 इज इक्वल टू 20, फिर आपने लिखा num2 इज इक्वल टू 30, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। ये num1 और num2 क्या है, ये आपके वेरिएबल्स थे। तो ये जितने भी आपके ऑपरेशंस हैं ये सारे के सारे वेरिएबल्स पे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वेरिएबल्स के अंदर भी तो वैल्यू ही होती है, राइट। वेरिएबल तो बस एक बॉक्स का नाम हो गया, इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब अगर मैं बात करूं यहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, तो भाई असाइनमेंट ऑपरेटर्स तो और भी ज्यादा सिंपल हो गए। फॉर एग्जाम्पल हम कितनी देर से यूज कर रहे हैं, num1 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब ये है ये जो 20 वैल्यू है वो इस वेरिएबल की वैल्यू है, इस वेरिएबल की वैल्यू 20 है। किस ऑपरेटर की मदद से हमने 20 को और num1 को आपस में रिलेट किया था, वो है हमारा ये इक्वल टू ऑपरेटर, राइट। इसका मतलब ये था चाहे वो 20 हो चाहे num हो, अब वो दोनों बराबर हैं, राइट। तो बेसिकली ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि भाई 20 की वैल्यू को num1 में इसने असाइन कर दिया। इट इज एज सिंपल एज दैट। कभी कभी आप ये भी देखोगे काफी बार कि कहीं पर लिखा हुआ है num प्लस इक्वल टू 10, और अब आप बोलोगे कि यार ये क्या है, ये तो मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट है। मैथमेटिकली तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन बिलीव मी पाइथन को समझ में आती है अच्छे से, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से समझ में आती है। तो अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है तो आप उसका मतलब समझिए, इसका मतलब है num इज इक्वल टू num प्लस 10, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर कहीं पर कोई आकर ये लिख देता है num माइनस इक्वल टू 10, तो इसका मतलब है num इज इक्वल टू num माइनस 10। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। अगर कोई लिखता है num स्टार इक्वल टू 5, इसका मतलब ये है num इज इक्वल टू num स्टार 5। इट इज एज सिंपल एज दैट, ओके। समझ में मेरे ख्याल से ये सारी की सारी चीजें आपको आ गई हैं, बहुत ही बेसिक से ऑपरेशन है, राइट। तो अभी हमने किया है अरिथमेटिक ऑपरेशंस को क्लियर कर लिया है, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स को क्लियर कर लिया है। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है। इसको अगर हम बात करें तो भाई दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज हो रहा है ना। कंपेयर करने के बाद एक्चुअल में रिजल्ट क्या देता है वो भी देखते हैं। रिजल्ट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मानकर देखिए मेरे पास एक नंबर है 3, ठीक है। 3 इक्वल टू 3 बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन इक्वल टू तो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसके लिए यूज कर लिया है, असाइनमेंट के लिए। अभी हमने देखा था अगर मेरे को एक वेरिएबल की वैल्यू 20 रखनी है तो num1 इज इक्वल टू मैं 20 कर देता हूं। ये क्या था, मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर मेरे को ये चेक करना है कि 3 के बराबर है तो अब मैं इक्वल टू तो नहीं रख सकता, राइट। मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने डबल इक्वल टू सिंबल ले लिया। इसका मतलब क्या है कि डबल इक्वल टू के बीच में जो भी लेफ्ट हैंड साइड पर है, राइट, और जो भी राइट हैंड साइड पर है, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो बेसिकली इसका रिजल्ट आता है कि भाई ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा। और इन तरह के जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, राइट। तो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट लिखता रहता हूं बार बार, आप ये देखते रहना कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। अगर मैं लिखता हूं 3 इक्वल टू 3, तो भाई सीधी सी बात है ये तो बराबर है ही, इसीलिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू। अगर मैं लिखता हूं 3 इज ग्रेटर देन 7, इसका रिजल्ट सीधी सी बात है कि ये भाई स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका फॉल्स। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यार ये बार बार रिजल्ट क्या आएगा, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब आप ये स्टेटमेंट रन करोगे प्रोग्राम के अंदर 3 इक्वल टू 3, तो बेसिकली आपको प्रोग्राम आपको प्रोग्राम कुछ वैल्यू देगा, राइट। और उसको ही बोलते हैं हम कि वो प्रोग्राम रिटर्न कर रहा है वैल्यू। आगे देखते हैं इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान के देखिए आपने लिखा num इज इक्वल टू 6, और अब आपने लिखा कि num इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई num की जो वैल्यू है वो 5 से ज्यादा है, राइट। अगर ज्यादा है तो बेसिकली ये स्टेटमेंट पाइथन की नजरों में बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। और हम ट्रू और फॉल्स को कहां पर यूज करेंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, राइट। अच्छा, ये जो एक सिंबल मैंने बनाया है एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल का, तो इसका मतलब ये होता है अगर मैं यहां लिखता हूं 3 इज नॉट इक्वल टू,
इसका मतलब है इज नॉट, राइट, और ये तो इक्वल है ही आपका 3 इज नॉट इक्वल टू 5। ये स्टेटमेंट कैसी लग रही है आपको? आप फौरन बोलोगे कि यार बिल्कुल क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लग रही है। 3 5 के बराबर कैसे हो सकता है? अगर 3 5 के बराबर होता तो 5 ही हो जाता, या 5 3 ही हो जाता। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो अगर मैं ओवरऑल ऑपरेशंस की बात करूं तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको समझ में आ गए हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर आपको समझ में आ गए हैं। मैं सारे के सारे यहाँ पर लिखे भी नहीं है, कुछ बिटवाइज ऑपरेशन भी होते हैं जिनकी तो मैं अभी बात भी नहीं कर रहा हूँ, और शायद उनकी हमें जरूरत पड़ने भी नहीं वाली है। लेकिन अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीजें कहीं नजर आए तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल ऑपरेशन ही हैं, राइट। जो भी डिफरेंट थे वो मैंने आपको बता दिए, राइट। अब बात करते हैं एंड और नॉट एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन की। ये वही हैं जो आपको समझ में आते हैं। एंड का मतलब वही था कि भाई अगर आपकी दोनों वैल्यूज अगर ट्रू हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता था? ट्रू। लेकिन अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है तो उसका रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा। ट्रू फॉल्स का रिजल्ट फॉल्स, फॉल्स ट्रू का रिजल्ट फॉल्स, एंड फॉल्स फॉल्स का रिजल्ट तो फॉल्स आएगा ही आएगा। लेकिन अगर ये और ऑपरेशन हो जाएगा तो और ऑपरेशन का सिर्फ इतना सा मतलब था कि जब दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो उसका रिजल्ट ट्रू दिखा दो। यहाँ पर ट्रू, यहां पर भी ट्रू, यहां पर भी ट्रू, बट यहां पर फॉल्स, क्योंकि दोनों फॉल्स हैं, राइट। इतना आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ तो भी कोई बात नहीं है, इतना ही है जितना मैं बता रहा हूं। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट टॉपिक तो है ही नहीं। इट इज एज सिंपल एज दैट, ओके। आपके दिमाग में अगर कहीं भी कोई भी डाउट आता जाता है तो प्लीज क्वेश्चन या हैंड रेज कर लेना आपने। अब हम एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पर आते हैं जो कि है हमारी प्रिंट स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है, राइट। अभी मैंने आपको, अगर किसी भी वेरिएबल का टाइप पता करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? टाइप लिखना पड़ता है, और फिर उसके अंदर आपको बेसिकली जो भी वेरिएबल है उसका नाम लिखना पड़ता है, और ये आपको उसका टाइप बता देगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। अगर मैं बात करूं प्रिंट की, तो प्रिंट एक ऐसा मैकेनिज्म है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है पाइथन कमांड के अंदर जो कि बेसिकली जिसके अंदर, जिस ब्रैकेट के अंदर आप जो भी कुछ लिखोगे वो वैसे का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, राइट। तो मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट, ये ओपनिंग ब्रैकेट, ये क्लोजिंग ब्रैकेट, और एक्चुअल में मैंने यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जो भी लिखा है वो वैसे का वैसा ही मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा, राइट। यहां से यहां जितना भी आपको रेड कलर में दिख रहा है वो वैसे का वैसा ही मॉनिटर पे प्रिंट हो गया। इट मीन्स दैट अगर आपको प्रोग्रामिंग के दौरान कोई भी मैसेज अपना प्रिंट कराना है, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि 4 स्टेटमेंट हो गई हैं, इसके बाद मेरे को चाहिए कि भाई मॉनिटर पे कुछ प्रिंट हो, तो आप एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखो। प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के बाद उसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो वैसा का वैसा ही यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब प्रॉब्लम वाली बात यह है कि भाई ऐसे तो ठीक है, मैं ऐसे प्रिंट कर लूंगा, बड़ा ही आसान है। लेकिन क्या मैं, जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है जो कि सिर्फ एक ही लाइन में आ रहा है, क्या कुछ मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई हेलो पहली लाइन में आए और फिर उसके बाद वर्ल्ड जो है वो दूसरी लाइन में आए? इट इज एज सिंपल एज दैट। क्या ऐसा हो सकता है? तो बेसिकली ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ स्पेशल करेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। तो पाइथन के अंदर एक करेक्टर होता है जिसको हम \n बोलते हैं, राइट। इसका मतलब है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू लाइन को। अगर आप सिर्फ n लिखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, सॉरी ये जो आपका कोट्स हैं इसके अंदर अगर आप सिर्फ n लिखेंगे तो क्या होगा भाई, इसको n को प्रिंट कर देगा ऐसा कैसा, क्योंकि हमने अभी यही सीखा था कि भाई अगर ये पैरेंथेसिस के अंदर आप, सॉरी ये कोट्स के अंदर अगर आप कुछ भी लिखते हो तो प्रिंट उसको वैसा का वैसा ही प्रिंट कर देता है मॉनिटर के ऊपर। अगर आपने ये कोट्स के अंदर n लिख दिया तो ये n का n ही प्रिंट हो जाएगा। मुझे n प्रिंट नहीं कराना है, मुझे क्या करना है, पहले हेलो हो, हेलो के बाद बेसिकली मैं नई लाइन पर जाऊं और बाकी का जो वर्ल्ड हो वो मेरी नई लाइन पर प्रिंट हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो मैंने क्या किया आप देखिए यहाँ पर, पहले लिखा मैंने हेलो, इसके बाद मैंने लिखा \n। इस \n का मतलब है कि पाइथन ये समझे कि भाई ये बंदा जो है वो न्यू लाइन को कॉल करना चाह रहा है, हेलो के बाद नई लाइन पर आ जाओ और नई लाइन पर आने के बाद ये वर्ल्ड प्रिंट कर दो। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसको बोल रहे हैं हेलो वर्ल्ड। तो हमने प्रिंट के स्टेटमेंट को तो समझा ही, लेकिन इसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो भी समझा है, राइट। अच्छा, ये क्या चेंजेस करना यहीं पर खत्म हो गया है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे यूज केसेस आ सकते हैं आपके पास जिसमें आपको कुछ और चीजें प्रिंट कराने को आ सकती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पर \n लिखा तो क्या हुआ भाई, नई लाइन में आ गया। तो अभी हमने क्या किया, पहले जो हेलो वर्ल्ड था जो एक ही लाइन में आ रहा था उसको हमने कुछ फॉर्मेटिंग कर दी। फॉर्मेटिंग का मतलब आपने सभी ने की होगी यार, जब आप MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाते हो
तो उसमें फॉर्मेटिंग करते हो। फॉर्मेटिंग का मतलब है कि यार कहाँ पर मेरा पैराग्राफ आना चाहिए, कहाँ पर मेरी नेक्स्ट लाइन आनी चाहिए, राइट। तो अभी हमने ये बैकस्लैश n से क्या किया, एक्चुअल में हमने प्रिंट जो मेरा स्टेटमेंट था, हालांकि ये है तो फंक्शन, लेकिन हमने अभी तक फंक्शन पढ़े नहीं है, इसलिए मैं फंक्शन वर्ड यूज ही नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये कि जो भी कोट्स के अंदर लिखा होता है वो ऐसे का ऐसे ही प्रिंट कर देती है। लेकिन अगर मेरे को कोट्स के अंदर जो भी कुछ लिखा है उसको फॉर्मेट भी करना है, थोड़ा सा उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है, तो भी बेसिकली मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक तो मैंने ऑप्शन आपको ये दिखा दिया, दूसरा ऑप्शन मैं आपको दूसरे बोर्ड में दिखा रहा हूँ, और इसको प्लीज जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहां पर मैंने लिखा कि दो नंबर्स है मेरे पास, नंबर 1 है 20, ये रहा, और नंबर 2 है मेरे पास 30, राइट। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई मैं ये लिखूं कि फर्स्ट नंबर जो है वो है 20 और जो सेकंड नंबर है वो है 30। अब मान कर देखिए मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, प्रिंट फर्स्ट नंबर इज 20। आप यकीन कीजिए कि ये ऐसा का ऐसा ही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी मेरे को वेरिएबल्स को प्रिंट कराना होता है, राइट। फॉर एग्जांपल यूजर ने, मुझे नहीं पता क्या प्रिंट कर दिया है, क्या एंट्री कर दी है, राइट। मुझे उसको देखना है कि उसने क्या प्रिंट किया, तो वो कहां गया होगा, वो तो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया होगा। तो अगर मेरे को वेरिएबल को प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, तो आप ये सोच रहे होगे कि यार सिर्फ ऐसा कर दो, आप डबल कोट्स में आप लिखो फर्स्ट नंबर इज, आप लिख सकते हैं num1। तो बिलीव मी, पता है क्या क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा फर्स्ट नंबर इज num1। num1 की वैल्यू रिप्लेस नहीं करेगा 20 से। तो अगर आपको वेरिएबल को दिखाना है, वेरिएबल को प्रिंट कराना है प्रिंट के अंदर, तो बेसिकली उसके लिए एक छोटा सा सिंटेक्स है। बस आप क्या करेंगे, जब भी आप ये डबल कोट्स लगाते हैं, राइट, इसके आगे एक एफ लिखेंगे। एफ का मतलब होता है एक्चुअली फॉर्मेटिंग, राइट। और ये पाइथन 3.6 से ही इंक्लूड हुआ है। उससे पहले भी तरीके थे करने के, और वो भी आसान तरीके थे, लेकिन ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका लगा, इजी भी लगा। आपको अगर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू दिखानी है तो आप उसको लिख दीजिए इस करली ब्रेसेस में, दैट इज इट। आपने क्या लिखा, यहां पर लिखा आपने एफ, फिर लिखा आपने फर्स्ट नंबर इज, और इस करली ब्रेसेस के अंदर आपने लिख दिया num1, राइट। सेकंड नंबर इज, करली ब्रेसेस में लिख दिया आपने num2। तो जैसे ही आपने इसका आउटपुट देखा तो आपको मिलेगा फर्स्ट नंबर इज 20, सेकंड नंबर इज 30। इट इज रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट। अच्छा, मैं आपको ये बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा जो एडिशन का प्रोग्राम है वो सबको पूरी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि हम उसी एडिशन प्रोग्राम में ही हर दिन कोई भी टॉपिक सीखेंगे उसी में चेंज करके देखेंगे, राइट। हैविंग सेड दैट, ये था जो मेरे को आज आपको समझाना था, बताना था। अब आपके ऊपर है कि आपके इसमें कितने क्वेश्चंस हैं। तो मैं चलता हूं मिस्टर मोहित जी के पास। मोहित जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। जी, आपने जो ये अभी लास्ट में एग्जांपल दिखाया ये तो हो गया इंटीजर वेरिएबल के लिए। मैं कहूँ अगर मैंने यहाँ पे नेम इक्वल टू राहुल, नेम 1 इक्वल टू राहुल, नेम 2 इक्वल टू अंजलि लिखा है, और तब मेरे को फर्स्ट नेम इज राहुल प्रिंट कराना है, तो तब भी आई डोंट थिंक मेरे को ये कर्ली ब्रेसेस की जरूरत है जो नंबर के आगे लगाया वहां करने के लिए। वहां सिर्फ मैं इतना ही लिख सकता हूँ, फर्स्ट नेम इज। देखिए, नेम पाइथन को एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ता कि जैसे आपने मान लीजिए ये नम एक और वेरिएबल ले लिया आपने, ठीक है, आपने ले लिया नेम इज इक्वल टू राहुल सपोज, और इसको कर दिया आपने स्ट्रिंग में। अब बेसिकली पाइथन को ऑलरेडी पता है कि ये जो नेम है, अब ये इसका टाइप जो हो गया है वो स्ट्रिंग हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने वैल्यू दे दी है। नेम का मतलब अब पाइथन के लिए ये नहीं है कि एक नंबर है, राइट। और इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आपने वैल्यू असाइन की, पाइथन को समझ में आ गया, इंटरप्रेटर को समझ में आ गया कि भैया अब ये जो नेम वेरिएबल है, ना तो ये इंटीजर है ना ये फ्लोट है, ये तो एक स्ट्रिंग बन गया है, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर इस करली ब्रेसेस में इस num1 को हटाकर अगर आप ये नेम दोगे तो बेसिकली यहां पर प्रिंट कर देगा ये फर्स्ट नंबर इज राहुल इंस्टेड ऑफ नेम, ठीक है। ये आप सारी की सारी, तो बेसिकली वो इंटीजर के लिए ही चाहिए, ठीक है, राइट। तो बेसिकली इंटीजर हो, राहुल में स्ट्रिंग हो। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर लिस्ट भी आएंगी, डिक्शनरी भी आएंगी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका ये जो फॉर्मेटिंग का तरीका है, अगर आप इसको सीख लें, बस आपको करना क्या है, ये जो डबल कोट्स आपने लगाए हैं इसके आगे आप एफ कर दीजिए, और इसके बाद अगर कोई भी आप ये नंबर इस करली ब्रेसेस में लिखोगे तो पाइथन समझेगा कि भाई ये एक्चुअल में वेरिएबल प्रिंट कराना चाह रहा है, दैट इज इट, और कोई मतलब नहीं है इसका। ओके, जी, थैंक यू। परफेक्ट। इसके अलावा किसी को भी, हाँ चंदन जी प्लीज पूछिए। हाँ, हमने स्ट्रिंग का जगह में इंटीजर डाल दूंगा तो सिंटेक्स एरर आ जाएगा ना? स्ट्रिंग की जगह में
कैसे आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं आप? यहाँ पर मैं लिखता हूँ आप। नहीं, हम बोल रहा हूँ जैसे नाम नेम का जगह में आप राहुल लिख दिया, नेम का जगह में कोई नंबर 20 दे दिया, तो उस टाइम एरर आ जाएगा ना, सिंटेक्स एरर आ जाएगा। हाँ, आप मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पर एक ऐसे वेरिएबल का नाम दे दिया जो आपने डिफाइन ही नहीं किया है, मानकर देखिए आपने num1 num2 तो डिफाइन किया है, आपने यहाँ पर num4 दे दिया, तो ये फौरन एरर दे देगा कि भाई num4 नाम का कुछ भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो उससे वो बेसिकली मानकर देखिए मैंने अभी क्या किया, ये num1 में मैंने वैल्यू दे दी मानकर देखिए 10। ठीक है, अभी num1 पाइथन के लिए क्या है? पाइथन के लिए ये हो गया इंटीजर। आप कैसे पता लगेंगे? टाइप के लिए पता कर लेंगे। पाइथन की खूबी ही ये है इस लैंग्वेज की कि आप थोड़ी देर बाद इसी प्रोग्राम में जाके बोल सकते हैं कि भाई अब ये जो num1 है इसकी वैल्यू है राहुल। अब पाइथन ने इसको पूरा ही चेंज कर दिया, अब बेसिकली आपका इंटीजर नहीं बचा, अभी आपका स्ट्रिंग हो गया। अगर आपको कंफ्यूजन है सी या सी प्लस प्लस से, तो आप यकीन कीजिए कि सी या सी प्लस प्लस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। जब भी आपको कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता था, आपको साथ में लिखना पड़ता था कि भाई ये इंटीजर है, और अगर एक बार इंटीजर, हाँ, अगर आपने ये एक बार इंटीजर डिफाइन कर दिया तो पूरे के पूरे प्रोग्राम में इंटीजर ही रहता था वो, राइट। लेकिन यहां पर एक्चुअल में जैसे मैंने अब आपको बताया था कि भाई प्रोग्रामिंग लिखनी बड़ी आसान है पाइथन में, क्योंकि बहुत सारे रूल्स जो कि सी सी प्लस प्लस में थे वो इसमें वैसे नहीं है, उनको और सिंप्लीफाई कर दिया है, राइट। पाइथन बोलता है आप अपने लॉजिक पे ध्यान दो, बाकी का जो सारा काम है मैं खुद करूंगा। आपका अगर नंबर 1 आपने पहले इंटीजर डिफाइन किया था, बाद में इसको स्ट्रिंग भी बना दिया, तो भी वो एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। सिंटेक्स एरर नहीं आएगा। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, अब ये जो होल सोल पॉइंट था इतना सब कुछ समझाने के पीछे, मोहित जी का क्वेश्चन है। मोहित जी प्लीज पूछिए। हाँ, मतलब एक थोड़ा वियर्ड सा दिमाग में थॉट आया। मैंने प्रिंट कराया, मैंने लिखा सम ऑफ num1 एंड num2 इज, और फिर मैंने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करी, फिर मैंने लिखा सम इक्वल टू num1 प्लस num2, फिर कर्ली पैरेंथेसिस बंद किया, और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास बंद किए। मैं जानना चाह रहा हूँ वो करेक्ट है लिखना या नहीं, या फिर मुझे जो मैंने प्रोग्राम मैंने जो सिंटैक्स बनाया है उसके अंदर भी मुझे num1 और num2 को अलग पैरेंथेसिस मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि बेसिकली इस पैरेंथेसिस के अंदर आप ऑपरेटर वाली स्टेटमेंट दे सकते हो या नहीं। ये तो आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं भाई आप इमीडिएटली करके देखिए, 1000 क्वेश्चंस आए 1000 करके देखिए। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट बोर्ड पे दिखाना एक्चुअली यही चाह रहा था कि आज की पूरी क्लास का मतलब सिर्फ इतना सा था कि ये जो एडिशन प्रोग्राम हमने लिखा है पाइथन के अंदर, इसका एक एक वर्ड का मतलब आपको समझ में आ रहा हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट कि भैया प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, इसका मतलब ये ऐसी की ऐसी लाइन प्रिंट हो जाएगी। ये जो स्टार 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 मैंने लगाए हैं ये सिर्फ दिखाने के लिए लगाए हैं कि भाई ये जो स्टार्स हैं ये दिखने में अच्छे लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नेटवर्क इंजीनियर हैं सब, तो सबसे पहले हम बेसिकली अपनी जो शो रन होता है उसमें अगर हमें मैसेज लिखना होता है तो कुछ हम इस फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे स्टार लगा लिया। अब बेसिकली आपने जो भी कोड्स के अंदर लिखा है वो वैसे का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। num1 इज इक्वल टू 20 का मतलब क्या है, आपको फौरन समझ में आ जाना चाहिए कि एक वैल्यू है 20 जो कि मैंने num1 नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया। 30 इज इक्वल टू num2 का मतलब क्या है, 30 नाम की वैल्यू num2 से रेफरेंस होगी या num2 उसका वेरिएबल हो गया। अब मैंने क्या किया, सम में नंबर 1 और num2 को ऐड कर दिया, और अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट करते हुए मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर रहा हूँ। फॉर्मेट करते हुए मैंने क्या लिखा था, सम ऑफ num1। num1 किससे रिप्लेस हो जाएगा, 20 से, एंड num2 किससे रिप्लेस हो जाएगा, 30 से। इस सम क्या है, एक और वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, num1 प्लस num2 की, मींस 50। और अब आप देखेंगे जैसे ही आपने इस पाइथन को रन किया प्रोग्राम को, मानकर देखिए इस प्रोग्राम का जो नाम था वो था add.py, राइट। तो जैसे ही आपने लिखा पाइथन 3 add.py, ये पहली लाइन क्या है, ये पहली लाइन है पहला आउटपुट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन है दूसरा आउटपुट, द सम ऑफ 20 एंड 30 इज 50। एंड आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोग्राम को चला कर देखेंगे। पहला प्रोग्राम हालांकि हमने बोला था हेलो वर्ल्ड है, लेकिन सही बताऊं तो पहला प्रोग्राम ये है। इस प्रोग्राम से आपको प्रिंट स्टेटमेंट की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है वो समझ में आना चाहिए, वेरिएबल्स क्या है वो समझ में आना चाहिए, वैल्यूज क्या है वो समझ में आनी चाहिए, डेटा टाइप्स कैसे हैं वो समझ में आना चाहिए। तो बेसिकली आज का सेशन बहुत ही बेसिक था, बहुत ज्यादा बेसिक था, लेकिन सभी को एज इट इज समझ में आना चाहिए। ओके, हैविंग सेड दैट, ये मेरे आज दिमाग में था। हालांकि मैंने ये प्रोग्राम यहाँ पर बनाया भी हुआ था इसमें, और अगर मैं आपको ये यहाँ पर रन करा के दिखाऊं तो मेरे ख्याल से रन में होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊं ls करूं तो आपको दिख रहा है कि भाई प्रोग्राम जो है वो temp.py के नाम से है। हाँ, यहाँ पर दिख रहा है। अब मैंने किया यहाँ पर पाइथन और लिखा temp.py,
तो बेसिकली यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन होना चाहिए। आई होप कि ये आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो आप यकीन कीजिए कि हम इसमें ही इटरेशंस डालते जाएंगे, इसमें ही आपको हम लूप समझाएंगे, तरह तरह के डिफरेंट डेटा टाइप समझाएंगे और इसी प्रोग्राम को हम ऐड करते जाएंगे। बट आपको ये प्रोग्राम का XYZ समझ में आना चाहिए। आपको ये भी समझ में आना चाहिए यहाँ से कि जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। ये जो add.py फाइल है ये पाइथन इंटरप्रेटर के पास गई, इंटरप्रेटर ने उसका बाइट कोड बनाया, बाइट कोड बनाने के बाद एक्चुअल में जो पाइथन वर्चुअल मशीन है उसने इसको कन्वर्ट किया होगा 1010 की फॉर्म में, जो 1010 आपका सीपीयू समझ सकता है और बेसिकली सीपीयू ने समझ के कैलकुलेशन किया है, सम किया है और फिर आपके आउटपुट में जो कि आपका मॉनिटर है उसमें जाकर प्रिंट कर दिया है। अगर आपको ये पूरी की पूरी साइकिल समझ में आ गई है कि जब मैंने ऐड किया तो बिहाइंड द सीन्स पाइथन ने क्या किया, तो मैं जानूंगा या मानूंगा कि जो पिछले 3 लेक्चर्स हैं उनको समझाने का कुछ मतलब भी है। हैविंग सेड दैट, सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, जो कि अब से 2 दिन बाद है, इसी टाइम पर होगी विदाउट एनी डाउट। अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनीबॉडी? So I don't think there is a question. See you in the next class. Bye for now. Bye.